अच्छा जी, देखिए हमने कोलिनर्जिक ड्रग की तीन ड्रग, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की तीन ड्रग पढ़ी। आपके पास पेपर में अगला सवाल आएगा कि व्हाट इज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। हम पहले कह चुके हैं कि जी ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे और न्यूरोट्रांसमीटर को एक्शन ना करने दे, उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। यानी कि और ये क्या, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पैरासिम्पैथोमाइलिटिक ड्रग, याद रख लीजिएगा है। तो इसमें मस्क्रीनिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में तो दो ही रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर। तो इसमें जब हम कोई ये कह देना कि जी आपने पैरासिम्पैथोमाइलिटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन करनी है, तो आप कहेंगे कि इसके तीन ग्रुप होते हैं। एक होते हैं एंटी मस्क्रीनिक एजेंट। क्या मतलब है, वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर को रोक दें, मस्क्रीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, तो उसका नाम होगा एंटी मस्क्रीनिक ड्रग। अब इसके पहले एग्जांपल होगी एट्रोपिन। अब दूसरे होते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। हमें पता है कि गैंग्लियन आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, जहाँ न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हैं उन्हें गैंग्लिया कहते हैं। देखिए चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो चाहे सिम्पैथेटिक हो। देखो ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, ये पोस्ट गैंग्लिया, तो इनके दरमियान ये गैंग्लिया, ये गैंग्लिया। देखो ये पैरासिम्पैथेटिक है, ये सिम्पैथेटिक है, दोनों के यहाँ निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों, ये गैंग्लियन ब्लॉकर, यानी कि वो गैंग्लियन को, यानी कि इसको रोक लेते हैं, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, निकोटीनिक रिसेप्टर बेसिकली होते हैं यहाँ। ठीक है, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। अब इसका मतलब है जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देंगे तो आपका सारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक और गैंग्लिया तो दोनों में होता है, तो दोनों सिस्टम एक्टिव इनएक्टिव। अब देखिए आपके पास एट्रोपिन दी एंटी मस्क्यूलर, इसमें सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हुआ है। ठीक है, अब आपके पास है गैंग्लियोनिक ब्लॉक। इसकी एग्जांपल याद रखनी है, मिकामाइल अमाइन। ठीक है, मिकामाइल अमाइन। ठीक है ना, मिकामाइल अमाइन। और एक होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। देखिए आपने मसल को रिलैक्स करना है, जब सर्जन सर्जरी करता है तो वो चाहता है कि मेरे मसल्स पेशेंट के रिलैक्स हों, तो वो क्या होता है, वो न्यूरोमस्कुलर जो है वो ब्लॉकर होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक नॉन पोलराइजिंग और एक डीपोलराइजिंग, दोनों होते हैं। देखिए एक का नाम है सक्सिनाइल कोए और क्या है, ट्यूबोक्यूरारीन है, ट्यूबोक्यूरारीन। क्लियर। अब ये ड्रग, अब देखिए तीन और ड्रग आ गई है यहाँ पे, एट्रोपिन, मैकामाइलामीन और सक्सिनाइल कोलिन और ट्यूबोक्यूरारीन है। ये याद हो गया। तो ये तीन किस्म की ड्रग्स आ गई हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन अबाउट। तो यहाँ पे अब आपको जब भी कोई कहेगा ना पैरासिम्पैथोमाइलिटिक के ड्रग के नाम बताएं, आप बताएंगे कि एट्रोपिन। ये एमसीक्यूज है। एंटी मस्क्रीनिक कौन सी ड्रग है, एट्रोपिन है। और गैंग्लियन ब्लॉकिंग कौन है, मैकामाइल अमीन है। और कहेगा कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कौन सा है, वो दो तरह के, सक्सिनाइल कोलिन और ट्यूबोक्यूरारीन है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइलिटिक ड्रग। हम ना आज के जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, वो है एट्रोपिन एंटी मस्क्रीनिक एजेंट। ठीक है। दूसरा हमने पैरासिम्पैथोमाइलिटिक का क्लासिफिकेशन किया। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक पहली प्रोटो ड्रग है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या है, ये बेसिकली देखा जाए एंटी मस्क्रीनिक एजेंट है। देखो भाई सीधी सी बात है कि एसिटाइलिन को ये उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेगी, उन रिसेप्टर्स को क्या कर लेगी, ब्लॉक कर देगी, और एसिटाइल कोलिन को एक्ट नहीं करने देगी। तो इसका मतलब है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। देखिए क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जीआईटी की मूवमेंट है कम हो जाएगी, आंखों में अपनी ड्रियोसिस पैदा हो जाएगी, लैक्रिमेशन खत्म हो जाएगी, मुंह खुश्क हो जाएगा, वही जैसे आपके सामने एक शेर करा हो। लेकिन अब ये एड्रीनर्जिक नहीं है, अब ये कोलिनर्जिक है। ठीक है, ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, ये प्रोटो ड्रग है एंटी मस्क्रीनिक की। ओके, क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी पहले। तो एट्रोपिन में बिल्कुल उसी तरह देखते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन में कि एट्रोपिन बेसिकली एक एट्रोपिन बेलाडोना एक अल्कलाइड है, नेचुरली अल्कलाइड है। और ये भी टर्शरी अमाइंस है। जो मैंने पहले कहा, जब भी टर्शरी अमाइंस होगा वो जीआईटी ट्रैक से आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये करता है कि ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, इसीलिए तो इसको हम कहते हैं एंटी मस्क्रीनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये देखिए ये ब्लॉक करेगा कम्पिटेटिवली। अगर एसिटाइलिन कोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये इसको
ये एट्रोपिन हट जाएगा और एसिटाइलकोलिन दोबारा अपना एक्शन शुरू कर देगी। या जैसे ही एट्रोपिन की कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। नॉट अलाउ द एसिटाइलकोलिन टू बाइंड विद द रिसेप्टर, देखिए इसको रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देगी। और एक्ट ये सेंट्रली, ये देखे ना ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है ना ये पेरिफेरीज में भी अवेलेबल है और मेंट सेंटर में भी अवेलेबल है। तो इसलिए ये एक्ट बोथ ये सेंट्रली और पेरिफेरी, इसका मतलब है ये ब्लड बैरियर को क्रॉस करता है। और इसका ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जो है ना एंड अगर है तो वो आई थिंक ये 1 घंटे के लिए है। और अगर ये टॉपिकली दिया जाए ना तो जैसे आँख में डाला जाता है तो ये कई दिन तक इसका असर रहता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा? ये इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। ये तो आपको खुद ही आना चाहिए। जब हमने कह दिया कि एंटी मस्क्रीनिक है तो इसका मतलब तो इसका मतलब मस्क्रीनिक रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेगा, एसिटाइलकोलिन को ये एक्ट नहीं करने देगा। जब वो ये सेंट्रली भी एक्ट करता है पेरिफेरल भी एक्ट करता है। ओके, समझ आ गई? तो अब इसका एक्शन ऑफ एट्रोपिन देखो बिल्कुल वही है। जब मैं कहूँगा कि मेरी आईज पे क्या होगा तो पीपल का साइज बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब ये देखिए ये डायलेट्स द प्यूपल आईज को करके मिड्रियोसिस करता है। ओके, और देखिए फिर ये क्या था GIT, तो मैंने क्या कहा था GIT की मोटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए इसीलिए अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ज़ाहिर कंट्रैक्शन हो रही है तो उसे रोक देंगे तो पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इट एक्ट एज एंटी स्पाज्मोडिक टू एक्टिविटी ऑफ द GIT ट्रैक की एक्टिविटी कम करके एंटी स्पाज्म को ख़त्म कर देगा। ओके, फिर सलाइवरी ग्लैंड, देखिए आपके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा आ रहा है तो जैसे ही आप एट्रोपिन यूज़ करेंगे है तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है तो सलाइवेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मुंह ड्राई हो जाएगा और डिफ़िकल्ट टू टॉक और स्वेलिंग और निगलने में मुश्किल होगी। देखिए प्रोड्यूस ड्राई इफेक्ट, स्वेलिंग एंड टॉकिंग बिकम डिफ़िकल्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होगा? तो वो यानी कि रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल वही है ना, जैसे हमने कहा था ना शेर वाले में सांस ज़्यादा तेज़ आ जाएगी तो ये उनको भी ये कर लेता है। अच्छा, अब ये एक बड़ा एडवांटेज होता है जो सर्जन होता है ना, जब वो सर्जरी ओपन सर्जरी GIT ट्रैक की कर रहा है, अगर वहाँ सिक्रीशन होगी तो उसे डिफ़िकल्टीज होंगी। तो इसलिए वो एट्रोपिन दी जाती हैं सर्जरी से पहले ताकि सिक्रीशन कम हो जाए और कटिंग करना आसान हो और कटिंग के दौरान इंटेस्टाइन की मूवमेंट ना हो। अगर मूवमेंट करेगी तो नुकसान हो सकता है ना। तो देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा? तो वो तो बढ़ ही जाएगा ना। देखिए एट लो डोज तो ये काम कर देता है लेकिन इसे हमें पता है कि इसे ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन जैसे हाई डोज देंगे ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और स्वेटनिंग ग्लैंड, तो जाहिर है कि स्वेटनिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, हमने कहा था ना सोमैटिक डायरेक्ट जो मसल में आता है ना है तो वो जाके कोलिनर्जिक होते हैं, उनको बुला करेंगे और पसीने में पसीना आना ख़त्म हो जाएगा। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में पसीना आता है तो इसमें एंटी मस्क्रीनिक एक्शन की वजह से पसीना नहीं आएगा और स्किन ड्राई हो जाएगी, हार्ट हो जाएगी और हाइपरथर्मिया हो जाएगा, इसके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्वेट ग्लैंड वही आर्गन है जो हमने कंपैरिजन किया था, बिल्कुल वही है। ठीक है ना, तो फिर अब हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस करते हैं। लेकिन ये पहला थेराप्यूटिक यूज़ होगा कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो रूटीन को चेक करना चाहता है, एक आई को एग्जामिनेशन करना चाहता है तो वो मिड्रियोसिस करेगा, पीपल को डायलेट करेगा। तो ऑप्थेल्मी में ये एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना में इस्तेमाल होगा। अगर पेशेंट के पेट में दर्द है तो एज एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पे ये इंडिकेशन है। और देखिए एंटी सिक्रेटरी, जब मैंने कहा ना कि सर्जन सर्जरी करेगा तो वो कहेगा कि सिक्रेशन ना हो तो एंटी सिक्रेटरी भी ये वही चीज़ है, अब हम इसे इंडिकेशन में कर रहे हैं। मोशन सिकनेस, जब आप सवारी सफ़र करते हैं, चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो बाद लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, नादिया, वोमिटिंग और इवन के वोमिटिंग भी कार्य होते हैं। तो वो एट्रोपिन जो होता है ना वो मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप 4 से 6 घंटे की जर्नी करते हैं ना तो ये उस वक्त ये एंटी मोशन सिकनेस के तौर पर यूज़ करता है। अब एक आदमी है जैसे इकोथायोफेट ले लिया था है, अब उसके ज़ाहिर है कि उसके मुंह में स्वेट सलाइवा हो रहा था, उसके मसल ट्विच हो रहे थे, उसके अंदर स्पाज्म हो रहा था,
तो उसको ख़त्म करने के लिए, या एक पेशेंट की आँख को उसे ख़त्म के लिए एंटीडॉट का काम करता है, ये एंटीडॉट का काम करेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये 5 इंडिकेशन है। 5 नंबर का सवाल सिर्फ यही आ सकता है कि राइट नोट ऑन द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एट्रोपिन। तो अब आप बाकी लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको इसके नंबर मिलेंगे। तो देखिए 5 इंडिकेशन है। देखिए पहला इंडिकेशन क्या, ऑप्थेल्मिक यूज़ है, एंटीस्पाज्मोडिक है, एंटी सिक्रेटरी है, और मोशन सिकनेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और एंटीडॉट इन। और इन्हीं में से कोई MCQs आपके पास आ सकता है। तो ये आपके थेरेप्यूटिक यूज हो गए। अच्छा जी, अब हम आखिर में जो एट्रोपिन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एट्रोपिन है। एट्रोपिन को जब हम ओरली लेते हैं तो ये रैपिडली अब्जॉर्ब होती है, GIT ट्रैक से रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर ये लीवर में जाके ना पार्शली मेटाबोलाइज होती है और यूरिन से एक्सक्रीट आउट होती है। इट हाफ लाइफ जिसमें आधी दवाई बाहर निकल जाती है, मेडिसिन तो 4 है। एडवर्स इफेक्ट मैंने पहले बताया था। देखिए ड्राई माउथ होगा, ब्लर्ड विजन होगी क्योंकि मिड्रियोसिस हो रही है, तो कन्फ्यूजन होगी, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है ये। और तो जब टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा तो आप में रेस्टलेसनेस आएगी, आप में कन्फ्यूजन आएगी। ठीक है ना, इट इज़ ऑल अबाउट आवर एट्रोपिन। ओके, अल्लाह हाफिज़।